Read people like a book. How to analyze, understand and predict people's emotions, thoughts, intentions and behaviors by Patrick King एक ऐसी किताब है जो मानव व्यवहार को समझने और उसका विश्लेषण करने की कला को सरल और प्रभावी तरीके से सिखाती है। ये किताब केवल चेहरों के भावों या शारीरिक हाव भाव को पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान और स्वभाव को गहराई से समझने पर केंद्रित है। हमारी आदतें, व्यवहार और प्रतिक्रियाएं हमारे अनुभवों और अतीत से आकार लेती हैं, और यह किताब हमें सिखाती है कि इन संकेतों को कैसे पहचाना जाए और उनका उपयोग कैसे किया जाए ताकि हम दूसरों के विचारों, भावनाओं और इरादों को बेहतर ढंग से समझ सकें। ये किताब मनोविज्ञान के एक रोचक और उपयोगी पाठ्य पुस्तक की तरह है, जो पाठकों को न केवल दूसरों को समझने बल्कि खुद को भी बेहतर ढंग से जानने में मदद करती है। इस सारांश में हम इस किताब के मुख्य विचारों और तकनीकों को हिंदी में रोचक और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करेंगे और इसे लगभग 40,000 शब्दों में 3 भागों में विभाजित करेंगे। ये पहला भाग है जिसमें हम किताब के शुरुआती अध्यायों को कवर करेंगे। प्रत्येक अध्याय का नाम अंग्रेजी में होगा, जैसा कि किताब में है, और सामग्री पूरी तरह से किताब पर आधारित होगी। चैप्टर 1 Why we need to read people। लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी है? ये सवाल इस किताब का आधार है। हम हर दिन अनगिनत लोगों से मिलते हैं, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, सामाजिक समारोहों में हो या व्यक्तिगत संबंधों में। हर इंसान एक रहस्यमयी किताब की तरह है, जिसके पन्नों को समझने के लिए हमें उनके शब्दों, हाव भाव और व्यवहार को गहराई से देखना पड़ता है। इस अध्याय में लेखक पैट्रिक किंग बताते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला हमें न केवल दूसरों के इरादों को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें बेहतर रिश्ते बनाने, धोखे से बचने और प्रभावी संचार स्थापित करने में भी सहायता करती है। लोगों को पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा दूसरों के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सहकर्मी आपसे बात करते समय बार बार अपनी बाहें क्रॉस करता है, तो ये संकेत दे सकता है कि वो रक्षात्मक या असहज महसूस कर रहा है। इसी तरह किसी का मुस्कुराना हमेशा खुशी का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह छिपे हुए तनाव या नकली भावनाओं को दर्शाता है। इस अध्याय में लेखक ये समझाते हैं कि लोगों को पढ़ना एक तरह का माइंड रीडिंग नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण है, जो हमें दूसरों के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने में मदद करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला सीखने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को छोड़ना होगा। हम अक्सर दूसरों के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो चुप रहता है उसे हम शर्मीला मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बस विचारमग्न हो या बातचीत में रुचि न ले रहा हो। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को समझना कितना महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का व्यवहार उनके मूड, परिस्थितियों और अतीत के अनुभवों से प्रभावित होता है। इसके अलावा यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि लोगों को पढ़ने की कला हमें अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में मदद करती है। जब हम दूसरों के संकेतों को समझते हैं तो हम उनके साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि पेशेवर जीवन में भी उपयोगी है। उदाहरण के लिए, एक प्रबंधक जो अपने कर्मचारियों के गैर मौखिक संकेतों को समझता है, वो उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है और कार्यस्थल में सकारात्मक माहौल बना सकता है। चैप्टर 2 बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक हाव भाव। बॉडी लैंग्वेज मानव संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लोग जो कहते हैं वो हमेशा उनके सच्चे विचारों और भावनाओं को नहीं दर्शाता। वास्तव में हमारे संचार का 60-70% हिस्सा गैर मौखिक होता है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें विभिन्न शारीरिक संकेतों को समझने और उनका विश्लेषण करने की तकनीक सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, आंखों का संपर्क एक शक्तिशाली संकेत है। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय सीधे आपकी आंखों में देखता है, तो यह आत्मविश्वास या रुचि का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर वो बार बार नजरें चुराता है, तो यह असहजता, झूठ या शर्मिंदगी को दर्शा सकता है। हालांकि लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि संदर्भ को समझना जरूरी है। कुछ संस्कृतियों में सीधे आंखों में देखना असभ्य माना जाता है, जबकि अन्य में ये सम्मान का प्रतीक है। इसी तरह बाहों और पैरों की स्थिति भी बहुत कुछ बताती है। क्रॉस की हुई बाहें अक्सर रक्षात्मकता या बंद रवैये को दर्शाती हैं, जबकि खुले हाथ और आरामदायक मुद्रा स्वागत करने वाले और आत्मविश्वासी स्वभाव को दिखाती है। लेखक हमें सिखाते हैं कि इन संकेतों को अलग थलग नहीं देखना चाहिए, इन्हें समग्र रूप से समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति क्रॉस की हुई बाहों के साथ मुस्कुरा रहा है, तो हो सकता है कि वो ठंड की वजह से ऐसा कर रहा हो, न कि रक्षात्मक होने की वजह से। इस अध्याय में लेखक हमें ये भी सिखाते हैं कि शारीरिक हाव भाव को पढ़ने के लिए हमें बेसलाइन स्थापित करनी चाहिए। बेसलाइन किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार होता है जब वो तनाव मुक्त और सहज होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर बहुत तेजी से बोलता है, तो उसका धीरे बोलना तनाव या अनिश्चितता का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर कोई हमेशा धीरे बोलता है, तो यह उसके लिए सामान्य हो सकता है। लेखक इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक तकनीकों का भी उल्लेख करते हैं, जैसे कि मिररिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम दूसरों के शारीरिक हाव भाव की नकल करते हैं ताकि उनके साथ तालमेल बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपने हाथों को हिलाता है, तो आप भी ऐसा करके उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं।
लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि इसे बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं करना चाहिए, वरना ये बनावटी लग सकता है। चैप्टर 3 EQ अप्रेजल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला केवल उनके बाहरी संकेतों को समझने तक सीमित नहीं है, यह उनके भावनात्मक स्वभाव को समझने और उसका जवाब देने के बारे में भी है। EQ वो क्षमता है जो हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने में मदद करती है। इस अध्याय में लेखक 4 मुख्य EQ कौशलों पर ध्यान देते हैं: स्वयं की जागरूकता, स्वयं का प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। स्वयं की जागरूकता का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और यह जानना कि वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से में हैं, तो आपकी बातचीत में चिड़चिड़ापन झलक सकता है, जिसे दूसरा व्यक्ति गलत समझ सकता है। स्वयं का प्रबंधन हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर और सोच समझकर जवाब देना EQ का हिस्सा है। सामाजिक जागरूकता दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझने की क्षमता है, जबकि संबंध प्रबंधन में इन जानकारियों का उपयोग करके सकारात्मक और प्रभावी रिश्ते बनाना शामिल है। लेखक इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक तकनीकों का सुझाव देते हैं, जैसे कि सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। ये तकनीक हमें दूसरों की बातों को पूरी तरह से सुनने और समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपसे अपनी समस्या साझा करता है, तो उसे बीच में टोकने के बजाय उसकी बात पूरी होने दें और फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। इससे न केवल आप उनकी भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि वे भी आपके साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। इसके अलावा लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि EQ को बढ़ाने के लिए हमें अपने अहंकार, ईगो को नियंत्रित करना होगा। कई बार हम दूसरों को समझने की कोशिश में अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को बीच में लाते हैं, जो गलतफहमियों को जन्म देता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें हमेशा खुले दिमाग से दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए। चैप्टर 4 सेल्फ मैनेजमेंट, यह अध्याय स्वयं के प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट पर केंद्रित है, जो लोगों को पढ़ने और उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम दूसरों के संकेतों को सही ढंग से समझने में असफल हो सकते हैं। स्वयं के प्रबंधन का मतलब है अपने तनाव, गुस्से या निराशा को नियंत्रित करना और ऐसी परिस्थितियों में शांत रहना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं और आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तो लेखक सुझाव देते हैं कि आप कुछ गहरी सांसें लें और अपनी भावनाओं को शांत करें। यह न केवल आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप दूसरों के संकेतों को सही ढंग से पढ़ सकें। लेखक इस अध्याय में कुछ तकनीकों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि पॉज एंड रिफ्लेक्ट। इसका मतलब है कि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकें और सोचें कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। ये तकनीक हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने में मदद करती है। इसके अलावा लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि स्वयं के प्रबंधन में आत्मविश्वास की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हम दूसरों के साथ अधिक खुले और स्पष्ट तरीके से संवाद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमारा व्यवहार रक्षात्मक हो सकता है, जो दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। चैप्टर 5 डिटेक्टिंग लाइज, लोगों के झूठ को पहचानना एक ऐसी कला है जो हमें दूसरों के इरादों को समझने में मदद करती है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि झूठ को पकड़ने के लिए हमें शारीरिक और मौखिक संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि लोग अक्सर अपने झूठ को छिपाने के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि झूठ को पकड़ने के लिए हमें किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार, यानी उनकी बेसलाइन समझनी जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बहुत तेज बोलता है, लेकिन जब वो किसी खास सवाल का जवाब देता है तो हकलाने लगता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो सच नहीं बोल रहा। इसी तरह शारीरिक संकेत जैसे बार बार आंखें झपकाना, अपने चेहरे को छूना या असहजता से हिलना डुलना भी झूठ का संकेत हो सकता है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि इन संकेतों को अलग थलग नहीं देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने चेहरे को छू रहा है, तो हो सकता है कि वह सिर्फ तनाव में हो, न कि झूठ बोल रहा हो। लेखक इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक तकनीकों का सुझाव देते हैं, जैसे कि सवालों को अलग अलग तरीकों से पूछना। अगर आप किसी से कोई सवाल दोहराते हैं या उसे अलग ढंग से पूछते हैं, तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी कहानी में गलतियां कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि वो कल रात अपने दोस्त के साथ था, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसने क्या खाया या मौसम कैसा था। अगर वो झूठ बोल रहा है, तो वो इन छोटे छोटे विवरणों में उलझ सकता है। इसके अलावा लेखक ये भी बताते हैं कि झूठ को पकड़ने के लिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। अगर हम बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो हम गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति असहज दिख रहा है, तो यह जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो सकता है कि वो सिर्फ नर्वस हो। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें हमेशा संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशंस, लोगों के व्यवहार के पीछे उनकी प्रेरणाएं होती है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति की प्रेरणाओं को समझ लें, तो हम उनके व्यवहार को बेहतर ढंग से अनुमानित कर सकते हैं।
हर व्यक्ति के पास कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे कि स्वीकृति, सुरक्षा और आत्मसम्मान। ये जरूरतें उनके व्यवहार को आकार देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी हमेशा अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता है, तो हो सकता है कि वो दूसरों से स्वीकृति चाहता हो। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, तो हो सकता है कि वो अपने समुदाय में सम्मान या महत्व पाना चाहता हो। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेरणाओं को समझने के लिए हमें लोगों के व्यवहार के पैटर्न को देखना चाहिए। इस अध्याय में लेखक हमें मास्लो की जरूरतों के पिरामिड, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बताते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि लोग पहले अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे कि भोजन और सुरक्षा, को पूरा करते हैं और फिर उच्च स्तर की जरूरतों, जैसे कि प्रेम, सम्मान और आत्म विकास की ओर बढ़ते हैं। अगर हम ये समझ लें कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में किस स्तर की जरूरतों पर ध्यान दे रहा है, तो हम उनके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेखक कुछ तकनीकों का भी सुझाव देते हैं, जैसे कि सवाल पूछकर प्रेरणाएं समझना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछते हैं कि वे अपने काम में सबसे ज्यादा क्या महत्व देते हैं, तो उनके जवाब से आप उनकी प्रेरणाओं को समझ सकते हैं। अगर कोई कहता है कि उसे अपने काम में रचनात्मकता सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो स्वतंत्रता और आत्मा अभिव्यक्ति को महत्व देता है। चैप्टर 7 पर्सनालिटी टाइप्स। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है और यह उनके व्यवहार को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों के बारे में बताते हैं और यह समझाते हैं कि इनका विश्लेषण कैसे किया जाए। लेखक मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर (MBTI) और बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे मॉडलों का उपयोग करते हैं ताकि हमें व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिले। उदाहरण के लिए, MBTI में व्यक्तित्व को 4 मुख्य आयामों में बांटा जाता है: अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी, संवेदी बनाम सहज, विचारशील बनाम भावनात्मक और निर्णयशील बनाम लचीला। अगर कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है, तो वो शायद भीड़ में कम बोलता हो और अकेले समय बिताना पसंद करता हो। वहीं एक बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक मेलजोल में ज्यादा सक्रिय हो सकता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें लोगों के व्यवहार में निरंतरता देखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा योजनाएं बनाता है और समय पर काम पूरा करता है, तो वो शायद निर्णयशील स्वभाव का है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा आखिरी मिनट तक काम टालता है, तो वो लचीले स्वभाव का हो सकता है। इसके अलावा लेखक बिग 5 मॉडल के बारे में भी बताते हैं, जिसमें 5 मुख्य गुण शामिल हैं: खुलेपन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतता और भावनात्मक स्थिरता। उदाहरण के लिए, जो लोग खुलेपन में उच्च स्कोर करते हैं, वे नए अनुभवों और विचारों के प्रति उत्साहित रहते हैं। वहीं जो लोग कर्तव्यनिष्ठा में उच्च हैं, वे व्यवस्थित और जिम्मेदार होते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि इन व्यक्तित्व मॉडलों को समझने से हमें लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपका सहकर्मी अंतर्मुखी है, तो आप उसे बड़े समूह की बैठकों में बोलने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। इसके बजाय आप उसे लिखित रूप में अपनी राय देने का मौका दे सकते हैं। चैप्टर 8 रीडिंग वर्बल क्यूज। मौखिक संकेत, यानी लोग जो बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, उनके विचारों और भावनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि लोगों की बातचीत में छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार हेजिंग शब्दों का उपयोग करता है, जैसे कि शायद या मुझे लगता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो अनिश्चित है या कुछ छिपा रहा है। लेखक ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी सच्ची भावनाओं को शब्दों के पीछे छिपाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका स्वर उदास है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो वास्तव में ठीक नहीं है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें लोगों के स्वर, गति और शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा लेखक सक्रिय श्रवण की तकनीक पर फिर से जोर देते हैं। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की बातों को पूरी तरह सुनना चाहिए और उनके शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी खास विषय से बचता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो उस विषय पर बात करने में सहज नहीं है। लेखक ये भी सिखाते हैं कि हमें लोगों के सवालों और जवाबों के पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं और वो जवाब देने के बजाय सवाल को टाल देता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो कुछ छिपा रहा है। चैप्टर 9 बिल्डिंग रैपोर। लोगों के साथ तालमेल बनाना, यानी उनके साथ एक गहरा और सकारात्मक संबंध स्थापित करना, इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि तालमेल बनाना केवल अच्छी बातचीत करने या दूसरों को प्रभावित करने तक सीमित नहीं है। ये दूसरों के साथ विश्वास और समझ का रिश्ता बनाने के बारे में है। जब हम किसी के साथ तालमेल बनाते हैं, तो वे हमारे साथ अधिक सहज महसूस करते हैं और इससे हम उनके विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेखक इस अध्याय में कई व्यवहारिक तकनीकों का उल्लेख करते हैं, जिनमें से एक है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है कि हम दूसरों के शारीरिक हाव भाव, बोलने की शैली या व्यवहार की नकल करते हैं, लेकिन इसे बहुत सूक्ष्म और प्राकृतिक तरीके से करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बात करते समय अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इससे वो व्यक्ति आपके साथ अधिक सहज महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसके जैसे हैं। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि मिररिंग को बहुत स्पष्ट नहीं करना चाहिए, वरना ये बनावटी लग सकता है और उल्टा असर कर सकता है।
एक अन्य तकनीक है समानताएं ढूंढना। लोग उन लोगों के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं जिनके साथ उनकी कुछ समानताएं होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि आप दोनों को एक ही तरह का खाना पसंद है, तो इस समानता को उजागर करने से तालमेल बनाना आसान हो जाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें दूसरों के साथ बातचीत में उनकी रुचियों, मूल्यों या अनुभवों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन बिंदुओं पर जोर देना चाहिए जो हमें जोड़ते हैं। लेखक इस अध्याय में सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग पर भी जोर देते हैं। सक्रिय श्रवण का मतलब है कि हम दूसरों की बातों को पूरी तरह से सुने, बिना बीच में टोके और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी किसी समस्या के बारे में बता रहा है, तो उसे बीच में सलाह देने के बजाय पहले उसकी पूरी बात सुने और फिर कुछ ऐसा कहें जो दिखाए कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं। जैसे, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। इससे वो व्यक्ति आपके साथ अधिक जुड़ाव महसूस करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि तालमेल बनाना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ये केवल एक बार की बातचीत तक सीमित नहीं है। हमें बार बार दूसरों के साथ सकारात्मक और विश्वासपूर्ण व्यवहार करके ये रिश्ता मजबूत करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सहकर्मी के साथ तालमेल बनाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से उनकी मदद करें, उनकी राय का सम्मान करें और उनके साथ ईमानदार रहें। इससे समय के साथ आपका रिश्ता गहरा होता जाता है। इसके अलावा लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि तालमेल बनाते समय हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, खुली मुद्रा, जैसे कि बाहें खुली रखना और सामने वाले की ओर थोड़ा झुकना, ये दिखाता है कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। वहीं अगर आप अपनी बाहें क्रॉस करते हैं या बार बार अपनी घड़ी देखते हैं, तो ये संकेत दे सकता है कि आप बोर हो रहे हैं, जो तालमेल को नुकसान पहुंचा सकता है। चैप्टर 10 प्रिडिक्टिंग बिहेवियर, लोगों के व्यवहार की भविष्यवाणी करना इस किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार के पैटर्न, प्रेरणाओं और व्यक्तित्व को समझ लें, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वे भविष्य में किसी खास स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ये कौशल न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि पेशेवर जीवन में भी बहुत उपयोगी है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए हमें पहले किसी व्यक्ति की बेसलाइन को समझना होगा। बेसलाइन वो व्यवहार है जो किसी व्यक्ति के लिए सामान्य है जब वो तनाव मुक्त और सहज होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बहुत बातूनी है लेकिन किसी खास स्थिति में चुप हो जाता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो तनाव में है या कुछ छिपा रहा है। इस तरह के बदलावों को समझकर हम उनके भविष्य के व्यवहार का अंदाजा लगा सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि व्यवहार के पैटर्न बहुत कुछ बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा समय पर मीटिंग में पहुंचता है और अपने काम को गंभीरता से लेता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार देर से आता है और बहाने बनाता है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। इसके अलावा लेखक प्रेरणाओं को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। अगर हम ये जान ले कि कोई व्यक्ति किस चीज से प्रेरित होता है, तो हम उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी हमेशा अपने बॉस से तारीफ पाने की कोशिश करता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह ऐसी परियोजनाओं में ज्यादा मेहनत करेगा जिनसे उसे प्रशंसा मिलने की संभावना हो। लेखक इस अध्याय में कुछ तकनीकों का भी सुझाव देते हैं, जैसे कि सिनेरियो एनालिसिस करना। इसका मतलब है कि हम विभिन्न परिस्थितियों के लिए सोचें कि कोई व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त को किसी सामाजिक आयोजन में ले जा रहे हैं, तो पहले सोचें कि वह वहां कैसे व्यवहार करेगा। क्या वह नए लोगों से बात करने में सहज होगा या वह चुप रहना पसंद करेगा। अगर आप उनके व्यक्तित्व और पिछले व्यवहार को जानते हैं, तो आप उनकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि व्यवहार की भविष्यवाणी करते समय हमें लचीला होना चाहिए। लोग हमेशा एक ही तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनकी भावनाएं, परिस्थितियां और पर्यावरण बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो सामान्य तौर पर शांत रहता है, वो तनाव में चिल्ला सकता है। इसलिए हमें हमेशा अनुमान को बार बार जांचते रहना चाहिए और नई जानकारी के आधार पर उसे अपडेट करना चाहिए। चैप्टर 12 इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण लोगों को पढ़ने और उनके साथ बेहतर संबंध बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने शब्दों, स्वर और बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके दूसरों के साथ स्पष्ट और सकारात्मक संवाद कर सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण केवल अपनी बात कहना नहीं है, ये सुनिश्चित करना है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझे और आपके साथ सहज महसूस करे। लेखक इस अध्याय में कई तकनीकों का उल्लेख करते हैं। एक महत्वपूर्ण तकनीक है स्पष्टता और संक्षिप्तता। लोग उन लोगों की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं जो अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस को कोई प्रस्ताव दे रहे हैं, तो लंबी और उलझी हुई बातें करने के बजाय अपनी बात को कुछ मुख्य बिंदुओं में रखें और उन्हें स्पष्ट करें। लेखक सक्रिय श्रवण पर फिर से जोर देते हैं। जब हम दूसरों की बातों को पूरी तरह से सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जवाब अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपको अपनी परियोजना में किसी समस्या के बारे में बता रहा है, तो उसे बीच में सलाह देने के बजाय पहले उसकी पूरी बात सुने और फिर ऐसा जवाब दे जो उसकी चिंताओं को संबोधित करता हो। इसके अलावा लेखक बॉडी लैंग्वेज और स्वर के महत्व पर भी बात करते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से गंभीर बात कर रहे हैं तो अपनी आंखों का संपर्क बनाए रखें और अपने स्वर को शांत और आत्मविश्वासपूर्ण रखें। लेकिन अगर आप बहुत तेज बोलते हैं या अपनी बाहें क्रॉस करके बैठते हैं तो ये संकेत दे सकता है कि आप रुचि नहीं ले रहे हैं, जो आपके संप्रेषण को कमजोर कर सकता है। लेखक ये भी सुझाव देते हैं कि हमें दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कोई कठिन बात कर रहे हैं, जैसे कि उनकी गलती के बारे में, तो अपनी बात को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से रखें। आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि तुमने इस पर बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर हम इस हिस्से को थोड़ा और सुधार लें तो यह और बेहतर हो सकता है। इससे सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक होने के बजाय आपकी बात को स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाती है। लेखक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि प्रभावी संप्रेषण के लिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। अगर हम गुस्से या तनाव में हैं, तो हमारी बातें गलत तरीके से निकल सकती हैं। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि किसी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले कुछ गहरी सांसें लें और अपने दिमाग को शांत करें। चैप्टर 13 पुटिंग इट ऑल टुगेदर ये किताब का अंतिम अध्याय है, जिसमें लेखक सभी तकनीकों और अवकाशों को एक साथ जोड़ते हैं और हमें सिखाते हैं कि इन्हें वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जाए। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला एक ऐसी चीज है जिसे लगातार अभ्यास के साथ सुधारा जा सकता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो हमें दूसरों के व्यवहार को समझने और उनके साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें हमेशा संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी के व्यवहार को समझते समय हमें उनकी संस्कृति, परिस्थितियों और व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ये सब समझ लेते हैं तो हम उनके व्यवहार के पीछे के कारणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेखक इस अध्याय में कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण के लिए, वे एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जिसमें एक मैनेजर को अपने कर्मचारी की कम प्रोडक्टिविटी की समस्या को हल करना है। मैनेजर पहले कर्मचारी की बॉडी लैंग्वेज और मौखिक संकेतों को पढ़ता है, फिर उसकी प्रेरणाओं को समझता है और अंत में सक्रिय श्रवण और प्रभावी संप्रेषण का उपयोग करके उससे बात करता है। इससे कर्मचारी अपनी समस्याएं साझा करता है और मैनेजर उसे सही दिशा में ले जाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला हमें न केवल दूसरों को बल्कि खुद को समझने में भी मदद करती है। जब हम अपने व्यवहार और भावनाओं को समझते हैं तो हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में लेखक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि इस कला को सीखने के लिए हमें धैर्य और अभ्यास की जरूरत है। हर बार जब हम किसी से मिलते हैं, हमें उनके संकेतों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कितना सही अनुमान लगा पाते हैं। समय के साथ ये कौशल हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। चैप्टर 14 अप्लाइंग पीपल रीडिंग स्किल्स इन द वर्कप्लेस। कार्यस्थल एक ऐसी जगह है जहां लोगों को पढ़ने की कला आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। चाहे आप एक कर्मचारी हो, मैनेजर हो या व्यवसाय के मालिक, दूसरों के व्यवहार को समझना आपको बेहतर निर्णय लेने, प्रभावी संचार करने और मजबूत पेशेवर रिश्ते बनाने में मदद करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किताब की तकनीकों को कार्यस्थल में कैसे लागू किया जाए और कुछ काल्पनिक केस स्टडीज के माध्यम से इनका उपयोग समझेंगे। केस स्टडी 1, सहकर्मी का तनाव समझना। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपका सहकर्मी राहुल पिछले कुछ हफ्तों से चुप और उदास दिख रहा है। वो मीटिंग में कम बोलता है और जब बोलता है तो उसका स्वर धीमा और अनिश्चित होता है। किताब की शिक्षाओं को लागू करते हुए आप सबसे पहले उसकी बेसलाइन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आप याद करते हैं कि राहुल आमतौर पर उत्साही और बातूनी होता था, लेकिन अब वह अपनी बाहें क्रॉस करके बैठता है और आंखों का संपर्क कम करता है। ये बदलाव संकेत देता है कि वो किसी तनाव या समस्या से गुजर रहा है। आप किताब की सक्रिय श्रवण की तकनीक का उपयोग करते हैं। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान आप राहुल से आराम से बात शुरू करते हैं। आप कहते हैं, राहुल, मैंने नोटिस किया कि तुम हाल में थोड़े शांत हो। सब ठीक है ना? आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। वो पहले तो हाइक का ICH आता है, लेकिन आपकी खुली मुद्रा और शांत स्वर उसे सहज बनाते हैं। वह बताता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर तनाव है। आप किताब की तालमेल बनाने की तकनीक का उपयोग करते हैं और कहते हैं, मैं समझता हूँ, डेडलाइन का दबाव वाकई मुश्किल हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ? इस तरह आप न केवल उसकी समस्या को समझते हैं, बल्कि उसके साथ एक मजबूत रिश्ता भी बनाते हैं। केस स्टडी 2, बॉस के इरादों को पढ़ना। अब मान लीजिए आपका बॉस सुनीता एक मी सुबह के 10:35 6 सितंबर 2025 मीटिंग में आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी असामान्य लगती है। वो बार बार अपने चेहरे को छू रही है और आपसे आंखें नहीं मिला रही। किताब के डिटेक्टिंग लाइज अध्याय को याद करते हुए आप अनुमान लगाते हैं कि वो कुछ छिपा रही हो, लेकिन आप जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालते। आप किताब की सलाह का पालन करते हुए संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं। आप नोटिस करते हैं कि सुनीता का यह व्यवहार केवल आपके साथ बातचीत में ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भी है। इससे आपको लगता है कि यह झूठ का संकेत नहीं, बल्कि शायद वो किसी व्यक्तिगत तनाव से गुजर रही हो। आप किताब की बिल्डिंग रैपो तकनीक का उपयोग करते हैं। आप सुनीता के साथ एक निजी बातचीत शुरू करते हैं और उनकी रुचियों, जैसे कि किताबें पढ़ने की उनकी आदत के बारे में बात करते हैं।
आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करते हैं, जैसे कि आराम से बैठना और शांत स्वर में बोलना। धीरे धीरे वो आपके साथ खुलने लगती है और बताती है कि उन्हें एक नई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली है, जिसके कारण वे तनाव में है। आप उनकी भावनाओं को मान्यता देते हैं और सुझाव देते हैं कि आप उनकी मदद के लिए कुछ अतिरिक्त काम ले सकते हैं। इससे न केवल आपका उनके साथ रिश्ता मजबूत होता है, बल्कि आपका ऑफिस में सम्मान भी बढ़ता है। व्यवहारिक रणनीतियां बेसलाइन स्थापित करें। अपने सहकर्मियों और बॉस के सामान्य व्यवहार को समझें। यह आपको उनके व्यवहार में बदलाव को जल्दी पकड़ने में मदद करता है। सवाल पूछें। लोगों की प्रेरणाओं को समझने के लिए खुले सवाल पूछें, जैसे आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा उत्साहित किस चीज को लेकर हैं? सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज। मीटिंग में खुली मुद्रा अपनाएं, जैसे कि बाहें खुली रखना और सामने वाले की ओर थोड़ा झुकना, ताकि आप रुचि और आत्मविश्वास दिखाएं। सक्रिय श्रवण। जब कोई सहकर्मी अपनी बात साझा करे तो उसे पूरी तरह सुने और उसकी भावनाओं को मान्यता दें। इससे आप उनके साथ तालमेल बना सकते हैं। चैप्टर 15 नेविगेटिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स। व्यक्तिगत संबंध जैसे कि दोस्ती, पारिवारिक रिश्ते या रोमांटिक रिश्ते भावनात्मक रूप से जटिल हो सकते हैं। किताब की तकनीकें हमें इन रिश्तों में दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि इन कौशलों को व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू किया जाए। केस स्टडी 1, दोस्त के साथ गलतफहमी को सुलझाना। मान लीजिए आपकी दोस्त प्रिया हाल में आपसे ठंडी ठंडी बात कर रही है। वो आमतौर पर हंसमुख और बातूनी है, लेकिन अब वो आपके मैसेज का जवाब देर से देती है और फोन पर कम उत्साह दिखाती है। किताब के अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशंस अध्याय को लागू करते हुए आप सोचते हैं कि उसका यह व्यवहार किसी नाराजगी या व्यक्तिगत समस्या के कारण हो सकता है। आप उसकी बेसलाइन को याद करते हैं और नोटिस करते हैं कि वो पहले आपके साथ खुलकर बातें साझा करती थी। आप किताब की सक्रिय श्रवण और तालमेल बनाने की तकनीकों का उपयोग करते हैं। आप प्रिया को कॉफी के लिए बुलाते हैं और आराम से बात शुरू करते हैं। आप कहते हैं, प्रिया, मैंने नोटिस किया कि तुम हाल में थोड़ी चुप हो। क्या कुछ हुआ है जिसके बारे में तुम बात करना चाहो? आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। वह पहले अपनी बाहें क्रॉस करती है, लेकिन आपकी शांत और खुली मुद्रा देखकर धीरे धीरे सहज हो जाती है। वह बताती है कि उसे आपके एक पुराने कमेंट से ठेस पहुंची थी। आप किताब की प्रभावी संप्रेषण की तकनीक का उपयोग करते हैं और माफी मांगते हैं, ये कहते हुए, मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्दों का तुम पर ऐसा असर हुआ। मैं इसका ध्यान रखूंगा। इससे आपका रिश्ता फिर से मजबूत होता है। केस स्टडी 2, पार्टनर के व्यवहार को समझना। आपके पार्टनर अजय हाल में रात को देर तक काम कर रहे हैं और घर पर कम समय बिता रहे हैं। किताब के पर्सनालिटी टाइप्स अध्याय को लागू करते हुए आप जानते हैं कि अजय का व्यक्तित्व कर्तव्यनिष्ठ और महत्वाकांक्षी है, लेकिन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि वह थका हुआ और तनावग्रस्त दिखता है। आप किताब की प्रेरणाओं को समझने की तकनीक का उपयोग करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वह अपने काम में उन्नति के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन इससे आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है। आप किताब की अफेक्टिव कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। एक शांत शाम को आप अजय से बात करते हैं और कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और समय साथ में बिताने की जरूरत है। आप उनकी प्रेरणाओं को मान्यता देते हैं और सुझाव देते हैं कि आप दोनों सप्ताह में एक दिन साथ में बिताएं। आपकी स्पष्ट और सकारात्मक बातचीत से अजय सहज महसूस करते हैं और आपके सुझाव को स्वीकार करते हैं। व्यवहारिक रणनीतियां भावनाओं को मान्यता दें। जब कोई करीबी उदास या नाराज हो तो उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि तुम परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? समानताएं ढूंढें। अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ साझा रुचियों पर बात करें, जैसे कि कोई पसंदीदा फिल्म या शौक, ताकि तालमेल बढ़े। शांत स्वर रखें। भावनात्मक बातचीत में शांत और आत्मविश्वासपूर्ण स्वर का उपयोग करें ताकि सामने वाला रक्षात्मक न हो। धैर्य रखें। रिश्तों में बदलाव समय लेता है। बार बार छोटी छोटी बातचीत करके विश्वास बनाएं। चैप्टर 16 रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद एम्पैथी। संघर्ष हर रिश्ते का हिस्सा होते हैं, लेकिन किताब की तकनीकें हमें इन्हें रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करती हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हम लोगों को पढ़ने की कला का उपयोग करके संघर्षों को हल कर सकते हैं और रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। केस स्टडी 1, परिवार में बहस को सुलझाना। मान लीजिए आपके भाई विक्रम के साथ आपकी किसी पारिवारिक संपत्ति को लेकर बहस हो जाती है। वो बातचीत में गुस्से से चिल्लाता है और बार बार आपकी बात को काटता है। किताब के सेल्फ मैनेजमेंट अध्याय को लागू करते हुए आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और गहरी सांसें लेकर शांत रहते हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि वो बार बार अपने बालों को छू रहा है, जो तनाव का संकेत हो सकता है। आप किताब की सक्रिय श्रवण और प्रभावी संप्रेषण की तकनीकों का उपयोग करते हैं। आप कहते हैं, विक्रम, मैं समझता हूँ कि यह मुद्दा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या हम शांति से बैठकर इसके बारे में बात कर सकते हैं? आप उनकी प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करते हैं और पाते हैं कि वो परिवार की विरासत को बचाने के लिए चिंतित है। आप किताब की तालमेल बनाने की तकनीक का उपयोग करते हैं और कहते हैं, मुझे भी परिवार की यह चीज उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें। आओ मिलकर कोई रास्ता निकालें। इससे आप दोनों एक समझौते पर पहुंचते हैं और आपका रिश्ता मजबूत होता है। केस स्टडी 2, दोस्तों के बीच गलतफहमी।
आपके दो दोस्त नेहा और रोहन एक पार्टी की योजना को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। नेहा चाहती है कि पार्टी छोटी और निजी हो, जबकि रोहन एक बड़ी पार्टी चाहता है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। आप किताब के पर्सनालिटी टाइप्स अध्याय को लागू करते हैं और याद करते हैं कि नेहा अंतर्मुखी है जबकि रोहन बहिर्मुखी। यह उनके अलग अलग दृष्टिकोण को समझाता है। आप किताब की बिल्डिंग रैपो और अफेक्टिव कम्युनिकेशन तकनीकों का उपयोग करते हैं। आप दोनों को एक तटस्थ जगह पर बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों इस पार्टी को यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके तरीके अलग हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। नेहा अपनी बाहें क्रॉस करके बैठती है, जबकि रोहन उत्साह से अपने विचार रखता है। आप दोनों की प्रेरणाओं को मान्यता देते हैं और सुझाव देते हैं कि पार्टी में एक छोटा निजी सत्र हो, जिसके बाद एक बड़ा उत्सव हो। आपकी मध्यस्थता से दोनों सहमत हो जाते हैं और संघर्ष सुलझ जाता है। व्यवहारिक रणनीतियां पॉज एंड रिफ्लेक्ट। संघर्ष के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुके और सोचे कि सामने वाले की प्रेरणा क्या हो सकती है। सहानुभूति दिखाएं। सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार करें, जैसे मैं समझता हूं कि तुम नाराज हो। सामान्य लक्ष्य ढूंढें। दोनों पक्षों की साझा इच्छाओं पर ध्यान दें ताकि समझौता आसान हो। शांत रहें। गुस्से में जवाब देने से बचें। गहरी सांसें लें और तार्किक रूप से बात करें। चैप्टर 17 लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ पीपल रीडिंग। लोगों को पढ़ने की कला एक ऐसी चीज है जिसे लगातार अभ्यास से बेहतर किया जा सकता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आप किताब की शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं ताकि यह आपके लिए स्वाभाविक बन जाए। केस स्टडी। सामाजिक आयोजन में नए लोगों से मिलना। मान लीजिए आप एक सामाजिक आयोजन में हैं जहां आप किसी को नहीं जानते। आप किताब की बॉडी लैंग्वेज और बिल्डिंग रैपो तकनीकों का उपयोग करते हैं। आप एक व्यक्ति मनीष से बात शुरू करते हैं और नोटिस करते हैं कि वो खुली मुद्रा में खड़ा है और मुस्कुरा रहा है, जो आत्मविश्वास और स्वागत का संकेत है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करते हैं और मुस्कुराते हुए बात शुरू करते हैं। आप उनकी रुचियों के बारे में सवाल पूछते हैं और पाते हैं कि उन्हें यात्रा करना पसंद है। आप किताब की समानताएं ढूंढने की तकनीक का उपयोग करते हैं और अपनी एक यात्रा की कहानी साझा करते हैं। इससे आप दोनों में तालमेल बनता है और आप एक नया दोस्त बना लेते हैं। व्यवहारिक रणनीतियां। नित्य अभ्यास। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज और मौखिक संकेतों का विश्लेषण करें। रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में सोचें कि आपने किन संकेतों को सही पढ़ा और किन्हें गलत समझा। नए लोगों से मिलें। अलग अलग व्यक्तित्वों के लोगों से बात करें ताकि आप विभिन्न व्यवहारों को समझ सकें। खुद को बेहतर करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज और संप्रेषण शैली पर ध्यान दें ताकि आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक का विस्तृत सारांश 4 भागों में देखा। इस किताब ने हमें मानव व्यवहार को समझने की कला सिखाई, जिसमें शारीरिक हाव भाव, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, झूठ को पहचानना, प्रेरणाओं को समझना, व्यक्तित्व के प्रकार, तालमेल बनाना और प्रभावी संप्रेषण जैसे विषय शामिल थे। हमने देखा कि कैसे इन तकनीकों को कार्यस्थल, व्यक्तिगत संबंधों और संघर्ष समाधान में लागू किया जा सकता है। किताब हमें सिखाती है कि लोगों को पढ़ना केवल उनके संकेतों को समझना नहीं, बल्कि उनके साथ गहरा और सकारात्मक रिश्ता बनाना भी है। यह एक ऐसी कला है जो धैर्य और अभ्यास से स्वाभाविक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब का सारांश बनाएं तो हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।